टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है, अभी इंतजार है। और इस बीच खबर आ रही है कि आज सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पहले उनका पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल से घर लाया जाएगा और इसके बाद ओशिवारा शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिल्म जगत का उभरता हुआ चेहरा जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहा, अचानक उनकी मौत के बाद से ही हर तरफ शोक की लहर। 6 बजे आया हूँ। हाँ, तो अभी 10 से 11 के बीच में बॉडी मिलेगा। और डायरेक्ट बॉडी कहाँ ले जाएंगे? ओशिवरा जा रहे हैं। डायरेक्ट ओशिवरा उनके घर पे। फिर उनके घर के बाद फिर वहाँ से उसी शमशान में लेके जाएंगे। कब से आप लोग खड़े हैं यहाँ पे? कल भी आपको शाम को हाँ, कल भी मैं आया था। हाँ, कल क्या बोला गया? कल तो मतलब कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ, तो कार्ड और दे के मैं शाम को चला गया था। फिर सुबह 6 बजे से बॉडी लेने के कोई आएगा, कुछ संदेश आपके उनके घर से? हाँ, उनके वही बहन है और उनके और कोई मतलब खास घर वाले हैं, वही लोग आएंगे। आपसे संपर्क हुआ उनका? हाँ, हुआ था कल। सिद्धार्थ की बॉडी लाएगी। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। कूपर हॉस्पिटल से पारस दामा हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही विवेक गुप्ता मौजूद है सिद्धार्थ के घर के बाहर से। सबसे पहले पारस आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर भी हॉस्पिटल से घर के लिए रवाना होगा। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई है? ऋतिका, पोस्टमार्टम जिस तरीके से कल पूरी तरीके से पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद रिपोर्ट सामने आई है, बट उसमें ओपिनियन पेंडिंग है क्योंकि मुंबई पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती इस पूरे मामले में और पूरी तरीके से संजीदगी से, सरलता से और अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो भी जो आएगा वो अच्छे से देना चाहती है। इसी के लिए थोड़ा समय लग रहा है, ओपिनियन पेंडिंग रखा गया है अभी और कुछ जानकारियां आना बाकी है। कूपर अस्पताल में हम खड़े हैं जहां सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर है यहाँ पर और कुछ ही देर में ये पार्थिव शरीर जो है उनके घर ले जाया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जैसे यहाँ पे लोग ना आ पाए, उनके फैंस जो हैं बेहद ही दुखी हुए थे जब लोगों को पता चला था कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे और लोगों को जानकारी है कि आज सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर यहाँ से उनके घर लेके जाया जाएगा कूपर अस्पताल से। तो यहाँ लोगों की भीड़ ना लगे उसके चलते पुलिस ने यहाँ बंदोबस्त लगा दिए हैं, बैरिकेड्स लगाए हैं, हॉस्पिटल प्रीमाइसिस के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है, साथ साथ पुलिस का बंदोबस्त खड़ा कर दिया गया है जिससे लोग यहाँ ना आ पाए, लोग भीड़ ना लगा पाए और आसानी से जो है सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को अपने घर तक पहुंचाया जाए। एम्बुलेंस जो है वो रेडी कर दी है, कुछ समय बचा हुआ है, तकरीबन आधे पौने घंटे का समय है। उसके बाद जो है सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को परिवार वालों को हैंड ओवर किया जा चुका है। सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को उनके परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा और परिवारजन उस शव को लेकर, उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर तक पहुंचेंगे, जहां पर घर पर विधि की जाएगी, उनके रिचुअल्स पूरे किए जाएंगे। उस रिचुअल्स को घर पे पूरा करने के बाद उनको ओशिवारा स्थित शमशान घाट ले जाया जाएगा जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऋतिका, ठीक है, आपके पास लौटेंगे पारस है क्योंकि अंतिम दर्शन करने के लिए हर कोई वहां पर पहुंच रहा है, चाह रहा है कि एक आखिरी झलक सिद्धार्थ शुक्ला की देख ली जाए। किस तरीके का माहौल वहां पर है, क्या कुछ तैयारियां की गई है? रितिका, देखिए इस समय हम सिद्धार्थ शुक्ला घर के बाहर खड़े हैं और घर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि देने के लिए। इस पूरे इलाके में जगह जगह पे पोस्टर लगाए गए हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला को कि एक जाना पहचाना चेहरा था इस इलाके में, क्योंकि इनके घर के बाहर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जानते पहचानते थे, तो हर एक जगह पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि कूपर हॉस्पिटल से महज 30 मिनट या आधे पौन घंटे के अंदर ही अंदर सिद्धार्थ शुक्ला की जो शव है वो मेरे पीछे जब घर देख रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला का, यहाँ पर उन्हें लाया जाएगा। उनकी जो रिचुअल्स की तैयारियां यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो उनके पंडित जी हैं या जो घर के फैमिली मेम्बर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसी इमारत की 12वीं मंजिल पर सिद्धार्थ शुक्ला रहते थे और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने बताई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ओपिनियन पेंडिंग बताया गया, यानी कि मुंबई पुलिस कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हुआ था उसको लेकर रिपोर्ट आना बाकी है, साथ ही केमिकल एनालिसिस होगा क्योंकि किसी तरह की कोई कोताही यहाँ पर बरतना नहीं चाहती है पुलिस और ऐसे में हर पहलू पर जांच करना भी शुरू हो चुका है। आप बने रहिए दोनों सहयोगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन से उनके फैंस बहुत दुखी है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच में नहीं रहे। अपनी फिटनेस के लिए जाने जाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक चले जाने पर उनके जिम ट्रेनर रहे सोन चौरसिया ने हैरानी जताई।
मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्धार्थ शुक्ला के जिम ट्रेनर सोनू चौरसिया जी। आपको लगता है कि जो हार्ट अटैक की बात कही जा रही है, ऐसा हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है? नहीं, मेरे लिए तो ये एक्सेप्ट करना या इस चीज़ को मानना, स्वीकार करना संभव नहीं है कि सिद्धार्थ नहीं है या उन्हें हार्ट अटैक आया है या वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को अपने अंदर समझ पाना कि कैसे हो सकता है। ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस दौरान कुछ ऐसा लगा कि वो मायूस हुए हों या कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, मायूस तो नहीं, मतलब मैंने कभी ऐसे मायूस तो नहीं देखा। मतलब हाँ, पर डिस्कशन हो, काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता रहता था। जो कोविड से लोग ये होते तो ही वो सैड कि यार क्या हो रहा है ये देश में, वो देन ही फील लिटिल पिटी एंड सैड अबाउट इट कि कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जिसमें वक्त लगता है। उस वक्त के अनुसार जो है कुछ और समय लग सकता है, कुछ और घंटे लग सकते हैं, कुछ समय जो है वो लग सकता है। इस बारे में आधिकारिक पुष्टि ना ही डॉक्टर्स द्वारा दी जा रही है, ना ही मुंबई पुलिस द्वारा दी जा रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती इस पूरे मामले में। पूरी तरीके से अच्छे से जाँच करना चाहती है। जिस तरीके से कल भी पोस्टमार्टम पूरे अच्छे से किया गया, 1.5-2 घंटे का समय लिया गया पोस्टमार्टम करने में, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा प्रोसेस होता है। उसमें सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर होनी पड़ती हैं, जिससे एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। इसी की वजह से वक्त लगता है। जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस पूरे मामले में, क्योंकि उनके परिजन जो हैं उनका कहना था उनको हार्ट अटैक हुआ था, मगर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से जाँच करना चाहती है और कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है इस पूरे मामले में। अब तो थोड़ा समय जो है इस पूरे मामले में लग सकता है, क्योंकि अच्छी तरीके से पुलिस जाँच करना चाहती है और इसी के लिए वजह से पेचीदा प्रोसेस होने की वजह से वक्त जो है थोड़ा ज्यादा लग सकता है। रितिका, इस पूरे मामले में थोड़ा ज्यादा लग सकता है। विवेक का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वालों के भी बयान दर्ज किए गए हैं, क्योंकि आखिरी समय तक उनकी मां उनके साथ मौजूद थे। ऐसे में वो उनका स्टेटमेंट क्या कुछ रहता है या उन्होंने क्या कुछ बातें पुलिस के सामने कही है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि इतनी फिट बॉडी होने के बावजूद आखिर सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक कैसे आया, क्या उनकी मेडिकल हिस्ट्री रही। लेकिन ये सब चीजें तभी स्पष्ट हो पाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने होगी। देखिए रितिका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 चीज़ बहुत अहम है। पहली चीज़ है केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस होता क्या है, इस रिपोर्ट में बॉडी में जो विसरा होता है उसको लिया जाता है और उस विसरा की जांच होती है कि क्या उसकी जो विक्टिम की बॉडी उसमें जहर था या नहीं। इसको केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट बोलते हैं, जिसको आने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो हेप्टोपैथोलॉजी है। हेप्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है कि जो विक्टिम की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, क्या उसे कोई बीमारी थी, क्या वो डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारी थी या नहीं। तो ये 2 रिपोर्ट को लेकर मुंबई पुलिस पुख्ता होना चाहती है। मुंबई पुलिस कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जो बीएमसी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कॉज ऑफ डेथ है वो ओपिनियन पेंडिंग है। केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट 10 से 15 दिन में अमूमन आती है और जो हेप्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट भी 10 से 15 दिन में आती है। इन सब चीजों को साफ होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, जिस तरीके से पारस हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, क्योंकि अभी फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार कर लिया जाए और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर उनके घर के लिए रवाना भी हो जाएगा। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे पंडित शुभम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे साथ सिद्धार्थ शुक्ला के घर के पंडित जी हैं, शुभम इनका नाम है, इनसे बात करते हैं। शुभम जी, ये बताइए कि जो अभी शव को यहाँ लाया जाएगा, क्या डिटेल से पाठ पूजा जो लास्ट रेशो से कहाँ होगी? अभी देखिए पूजा वूजा सब कुछ हुई नहीं, अभी ये सब करना बाकी है। तो अभी ये वहाँ पे पता चलेगा कि क्या करना। अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि यहाँ आना कि नहीं आना। बॉडी यही लेके आ रहे हैं ना? नहीं, अभी कंफर्म नहीं हो पाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान की बातचीत नाकाम होने के बाद वहां जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में एनआरएफ के लड़ाकों ने तालिबान के लिए मुश्किल खड़ी कर रखी है। पंजशीर पर कब्जे की कोशिश में पहुंचे तालिबान के लड़ाकों पर एनआरएफ ने BM-40 बॉम्बर से बमबारी की। एनआरएफ ने दावा किया है कि इस लड़ाई में 470 से ज्यादा तालिबानी ढेर हो गए हैं, जबकि 390 से ज्यादा घायल हैं। जबकि एनआरएफ के लड़ाकों में 43 तालिबानियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसके साथ ही एनआरएफ ने तालिबान के कई इलाकों से पीछे हटने का भी दावा किया है। तालिबान के खिलाफ मिली कामयाबी के बाद कुछ एनआरएफ लड़ाकों ने मीडिया से भी बात की और बताया कि वो ऊंचे पहाड़ों पर मोर्चा लेकर बैठे हैं और तालिबानी लड़ाके नीचे से उन पर हमला कर रहे हैं, जिससे तालिबानी लड़ाकों को निशाना बनाना एनआरएफ के लिए ज्यादा आसान है।
यही नहीं, एनआरएफ ने पंजशीर के पास के प्रांत के 2 जिलों को भी तालिबान से कब्जे से छुड़ाने का दावा किया है। Equipments with ourselves. We will defend from our valley, from our territory until we have one drop of blood in our body. So we will resist until we martyr in here. पंजशीर अफगानिस्तान का वही इलाका है जहां तालिबान कभी कब्जा नहीं जमा पाया। पहले भी जब तालिबान ने ऐसी कोशिश की थी तो पंजशीर में बैठे लड़ाकों ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया था। हालांकि तालिबान भी बराबर ये दावा कर रहा है कि पंजशीर में हो रही जंग में वो एनआरएफ को बड़ी चोट पहुंचा रहा है, लेकिन एनआरएफ के लड़ाके लगातार तालिबान के लड़ाकों पर बमबारी कर रहे हैं। तो पंजशीर में चल रही लड़ाई के बीच एक अफगानी पत्रकार ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और दावा किया गया है कि तस्वीर में दिखाई दे रहे लोगों की ही तालिबान को कड़ी टक्कर देने में अहम भूमिका है। इनमें सबसे पहला नाम है साले एम रेगिस्तानी का। इन्हें अहमद शाह मसूद का करीबी माना जाता है। तस्वीर में दूसरे नंबर पर बैठा शख्स है हामिद सैफी, जो पहले अफगान नेशनल आर्मी के अधिकारी भी थे। वो भी तालिबान के खिलाफ पंजशीर की लड़ाई में अहम किरदार निभा रहे हैं। जबकि तीसरे नंबर पर हैं मुबीन खैरकहा, जो पहले आंतरिक मंत्री के सलाहकार थे। और चौथे नंबर पर बैठे हैं खालिद अमीरी। ये अफगानिस्तान में कमांडो थे, जबकि इस पूरी रणनीति को बनाने में पांचवें शख्स का नाम मुनीब अमीरी है। ये भी पहले कमांडो थे और अब पंजशीर के लड़ाकों के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और अफगानिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वहां तालिबान को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दे, बाडकशान प्रांत के कमांडर बिना लड़ाई किए एनआरएफ में जुड़ गए हैं। इतना ही नहीं, उनके 217 लड़ाके भी एनआरएफ में शामिल हो चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तालिबान का जो कमांडर था वो अब तालिबान को छोड़ते हुए एनआरएफ में शामिल हो चुका है। बाडकशान प्रांत के कमांडर बिना लड़ाई किए एनआरएफ से जुड़ चुके हैं। और अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान आज अपनी नई सरकार का ऐलान कर सकता है। खबर है कि आज दोपहर में किसी भी वक्त ये ऐलान किया जा सकता है। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान लगातार नई सरकार के गठन की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि नई सरकार का गठन किस तरह होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार तालिबान भी बदला नजर आ रहा है। तालिबान ने महिलाओं को काम करने और पढ़ाई करने की छूट देने का दावा किया है और यही वजह है कि तालिबान की नई सरकार के गठन पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इसके साथ ही अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जा चुकी है और अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान में आज नई सरकार का ऐलान होगा। अब आपको बताते हैं कि तालिबान की ये सरकार कैसी होगी। दरअसल ईरान की तर्ज पर बन सकती है तालिबान सरकार। इसके साथ ही हिबातुल्लाह अखंदजादा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर होगा और वो कंधार में ही रहेगा। सरकार चलाने के लिए सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी। सुप्रीम काउंसिल में 11 से 72 सदस्य हो सकते हैं। मुल्ला बरादर या मुल्ला याकूब पीएम बन सकते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे कई मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा अब्दुल हाकिम को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो इस तरह की सरकार बन सकती है अफगानिस्तान में तालिबान की। तालिबान अगर सरकार बनाते, वो एक कौम का सरकार बनाते, वो जो करते पाकिस्तान के कहने पर करते। इसलिए कोई अफगानी नागरिक जो अफगानिस्तान से प्यार करता है इसी तरह सरकार को एक्सेप्ट नहीं करते। अफगानिस्तान का सिक्योरिटी कौंसिल का, हमारा एजेंसी का और नेशनल टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में जो अफगानिस्तान का सारा दिमाग मगज अगर के वो वही सर्वर आईएसआई के पास है। इसलिए तो सब कुछ पाकिस्तान के हाथ में। पाकिस्तानी सरकार को किसी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर तालिबान सरकार बने वो कोई ज्यादा सरकार नहीं। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल शहर में
धीरे धीरे बाजार आम दिनों की तरह खुलने लगे हैं, लेकिन वहां के व्यापारी लोगों के बाहर नहीं निकलने की वजह से परेशान हैं। भीड़ नहीं होने से व्यापारियों की मुश्किल बढ़ती जा रही है, जबकि काबुल एयरपोर्ट भी अब सुनसान है। वहां ना कोई विमान आ रहा है और ना ही जा पा रहा है। हालांकि पूरे एयरपोर्ट पर तालिबान के लड़ाके मौजूद है, जबकि हर जगह पुराने विमानों और दूसरे सामान का मलबा बिखरा पड़ा है। ये दो तस्वीर आप देखिए, काबुल में बाजार खुल चुके हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यही वो जगह है जहां पर पिछले दिनों हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, इसी उम्मीद के साथ कि वो यहां से बाहर निकल जाएंगे। Our business has been hit hard. People do not come to buy things. They might be afraid to come out, or they might not have any money. Our business has suffered a lot. There are also lots of issues with banking services. Only the central bank is open. The rest of the banks are still closed. We have lots of problems and people do not have enough money. खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी के 200 करोड़ रुपए ठगने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक बदमाश पर दिल्ली के रहने वाले 2 कारोबारियों से 200 करोड़ रुपए ठगने के आरोप है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस मामले में पहली एफआईआर कारोबारी शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी ने दर्ज करवाई थी। इसके बाद कारोबारी मालविंदर मोहन सिंह की पत्नी की तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई गई। एफआईआर के मुताबिक शिविंदर मोहन सिंह और मालविंदर मोहन सिंह दोनों जेल में बंद हैं और वो किसी भी सूरत में बाहर आना चाहते थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए सुकेश ने अपने गुर्गों की मदद से दोनों कारोबारियों के घर वालों से संपर्क साधा और उन्हें जमानत पर जेल से बाहर निकलवाने का झांसा दिया। इस दौरान सुकेश ने जेल में रहते हुए कई बार उनसे फोन पर बात की। बातचीत के दौरान वो खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताता था। यही वजह रही कि दोनों कारोबारियों के घर वाले उसकी बातों में आ गए और इसके बाद सुकेश ने उनसे 200 करोड़ रुपए ठग लिए। ठगी के इस मामले में तिहाड़ जेल में तैनात 23 डिप्टी जेलर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल सुकेश रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सुकेश की पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना पॉल से भी पूछताछ की गई है। खबर है कि लीना पॉल ने पूछताछ में सुकेश को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है टोक्यो पैरालंपिक्स से शूटर अवनी लेखरा ने एक और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। अवनी ने 50 मीटर राइफल मुकाबले में ब्रॉन्ज जीता है। ये बड़ी कामयाबी भारत के हाथ लगी है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीएम मोदी ने अवनी को बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पैरालंपिक्स में भारत को एक और पदक मिला है। शूटर अवनी लेखरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले आपको याद होगा 4 सिल्वर मेडल भारत के खाते में आ चुके हैं और पीएम मोदी ने अवनी को बधाई दी है। शूटिंग में ये ब्रॉन्ज मेडल अवनी ने अपने नाम किया है। तो भारत की झोली में एक और मेडल टोक्यो पैरालंपिक्स में, यानी कि कुल अभी तक 5 मेडल हो चुके हैं भारत के खाते में और शूटिंग में अवनी लेखरा ने एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पैरालंपिक्स में भारत को लगातार कामयाबी हासिल होती हुई नजर आ रही है। कुल 12 मेडल भारत के खाते में आ चुके हैं और ये एक और मेडल, ब्रॉन्ज मेडल अवनी ने जीता है शूटिंग में। तो टोक्यो पैरालंपिक्स में लगातार भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। एक के बाद एक मेडल्स भारत के नाम हो रहे हैं। अमृत आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमृत, शानदार प्रदर्शन एक के बाद एक खिलाड़ी हमारे करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ब्रॉन्ज मेडल भारत के खाते में। देखिए, मैं कहूंगा कि ऐतिहासिक प्रदर्शन है। मतलब जो शब्द होंगे शायद वो कम पड़ेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 कोविड के पैचेस हमारे बीच से गए हैं, जहां स्टेडियम बंद थे, खिलाड़ी बायो बबल में थे, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अचीवमेंट्स नहीं मिले थे, बहुत सारे टूर्नामेंट्स उन्हें छोड़ना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद 12 पदक हो चुके हैं। ये अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है और काबिल तारीफ परफॉर्मेंस, शब्द कम है जितनी तारीफ करूं मैं इन खिलाड़ियों की। और खासतौर पर लेखरा, इनका शायद दूसरा मेडल है इस ओलंपिक में, तो वाकई काबिल तारीफ प्रदर्शन। शुक्रिया अमृत आनंद
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और न्यूज 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन के लिए।